जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने में मदद करने के लिए अपने चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में लेकर आ रही है। इस क्रम में हमने भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भारत एवं विश्व के भूगोल के साथ साथ बिहार की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या के साथ तुलनात्मक अध्ययन, बिहार स्पेशल में इतिहास खंड का हमने अध्ययन किया और इस समय हम करंट अफेयर का अध्ययन कर रहे हैं। इस श्रृंखला में सक्सेस बूस्टर नामक श्रृंखला में जो करंट अफेयर से संबंधित है, इसमें हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं, उन तथ्यों को शामिल करें जिनकी संभाव्यता 67वीं बीपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या जिनकी आने की संभावना अधिक है। इस क्रम में आज हम बजट और आर्थिक समीक्षा 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बजट और 21-22 की आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आज हमने इस सेगमेंट में शामिल किया है, लेकर आए हम। ठीक है, तो पहले हम बजट का अध्ययन करेंगे, फिर आर्थिक समीक्षा का अध्ययन करेंगे। इसके बीच में जैसे कि जो एमएसपी से संबंधित कॉन्सेप्ट्स हैं, कई बार कहीं दिया हुआ है कि 22 फसलों पर दिया जाता है, कहीं 24 फसलों को दिया जाता है और कहीं पे 25 फसलों का नाम दिया गया। तो आखिर ऐसा क्यों है और एमएसपी का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से कौन एमएसपी की सिफारिश करता है, कौन एमएसपी जारी करता है, किन फसलों पे मिलता है, खरीफ के फसल पे मिलता है, रबी के फसल पे मिलता है, ठीक है, जायद की फसल पर क्यों नहीं मिलता, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बजट से। इसमें उन तथ्यों को शामिल किया गया है जिनकी संभाव्यता बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने के बाद जो लगा कि बजट और आर्थिक समीक्षा से इन विषयों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि बजट और आर्थिक समीक्षा से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित तौर पर इस कक्षा की सीमा के बाहर नहीं होगा, ऐसा हमें विश्वास है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बजट 2022-23 की। तो बजट कहीं यदि FY लिखा हो तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, आप उसे समझ लीजिएगा, या मैं तो बोल तो रहा ही हूँ। तो बजट बात करते हैं बजट 2022-23 की। तो इसे निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2022 को इसे प्रस्तुत किया बजट को। ठीक है, और यह लगातार चौथी बार इन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत करते समय निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष का मतलब वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को अमृत काल का बजट संबोधित किया है। कौन सा बजट संबोधित किया, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट को कौन सा बजट संबोधित किया, तो अमृत काल का बजट संबोधित किया। अब देखिए, अमृत काल की चूंकि बात चल रही है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है, तमाम विभागों के द्वारा, सरकारी संस्थाओं के द्वारा, तो हम अमृत काल की बात कर लेते हैं कि आखिर अमृत काल है क्या। ठीक है, तो जब हम अमृत काल की बात करते हैं तो अमृत काल स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से लेकर स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक का समय जो है, अवधि है, यह अमृत काल के नाम से इसको संबोधित किया गया। ठीक है, ये अमृत काल का बजट इसको संबोधित किया, ये अमृत काल की अवधि है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछे कि अमृत काल की अवधि कितनी है, तो अमृत काल की अवधि है 25 साल, 75 से 100। ठीक है, प्रवेश कब किया, जब 75वां वर्ष मनाया जा रहा है स्वतंत्रता का, और पूर्ण कब होगा, जब स्वतंत्रता का 100वां वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। धीरे धीरे इस तरीके से इन तथ्यों को इस तरीके से समाहित किया गया है, या इस सेगमेंट में क्रमवार इनको लगाया गया है, जिसमें कि हमारे जो एडिटर हैं या जो इसे टाइप करते हैं या जो इसको बनाते हैं पीपीटी, साहिद जी का बहुत ही योगदान रहता है इसमें। जो साहिद जी बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें अमृत काल की अवधि कितनी है, 25 साल। इसमें 3 लक्ष्य रखा गया है, इन 25 वर्षों के लिए 3 लक्ष्य रखा गया है। जो पहला लक्ष्य है, ये पहला लक्ष्य है, ये दूसरा लक्ष्य है और ये तीसरा लक्ष्य है। अगर आपके पास, आपने चूंकि पढ़ तो पहले से रखा होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा, तो आसानी होगी बजट और इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने में। और इसी फॉर्मेट पे आप अगले साल का भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे का नोट तैयार कर सकते हैं, नोट्स। पहला जो लक्ष्य है, सूक्ष्म आर्थिक स्तर और समग्र कल्याण पर जोर देते हुए, सूक्ष्म आर्थिक स्तर और समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास करना। ठीक है, पहला लक्ष्य हो गया। दूसरा हो गया डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक, प्रौद्योगिकी समर्थित विकास और ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। दूसरे लक्ष्य में 3 घटक हैं,
डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक, प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। इन 3 घटकों को मिलाकर दूसरा लक्ष्य बना है। जो तीसरा लक्ष्य है, सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश में बढ़ोतरी करना। सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश में बढ़ोतरी करना। आगे देखते हैं। अब देखिए, जो आर्थिक विकास दर का जो अनुमान लगाया गया है, आर्थिक विकास दर कि भारत का आर्थिक विकास कितना होगा, तो जो आर्थिक सर्वेक्षण की बात होगी, इकोनॉमिक सर्वे की जो बात होगी 2021-22, इकोनॉमिक सर्वे हर बार 1 वर्ष पीछे का होता है। जैसे हमने बजट ये दे दिया, तो बजट की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है। बजट की जो अपेक्षाएं होती है वो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की होती है कि हम 22 और 23 में इतना काम करेंगे, हम इतना व्यय करेंगे, इतना हमारा जो पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। अब हमने जो बजट 2022-23 में जिन लक्ष्यों पे बात करी है, जिन आकांक्षाओं की बात करी है, उनकी पूर्ति कितनी हुई, यह बताता है आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। तो जब हम बजट 2023-24 पेश कर रहे होंगे तो हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 होगा, जो कि बजट 2022-23 की विवरण बताएगा, जन्मपत्री बताएगा कि हमने उसमें कितनी सफलता हासिल करी। तो अगर हम आर्थिक विकास दर के अनुमान की बात करें, तो जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है वह कहता है कि 8 से 8.5% तक आर्थिक विकास होगा। 8 से 8.5% तक का ये सब परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। और बजट 2022-23 में अपेक्षा करी गई है कि 9.2% क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे की बात करते हैं हम। अगर हम कुल बजट की बात करें धनराशि के दृष्टिकोण से, तो कुल बजट 39.45 लाख करोड़ का है। ये याद रखिएगा, 39 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है। कई बार ये भी सीधे न्यूमेरिकल पूछ देता है, न्यूमेरिक देकर पूछ देता है कि कितना है, ठीक है। तो इस बार परीक्षा में पूछा था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम देखें कुल बजट के दृष्टिकोण से, तो जो हमारी कुल प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियां हमारी इतनी हैं 39,44,909 करोड़, 39,44,909 करोड़। इसका मतलब है 39,44,909 करोड़, ठीक है। अब हम कुल व्यय कितना कर रहे हैं, तो जितना हम प्राप्त कर रहे हैं उतना ही हम व्यय कर दे रहे हैं, 39,44,909 करोड़। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि हम जो कुल प्राप्त कर रहे हैं हम उतना ही व्यय कर दे रहे हैं, अपने पास हम कुछ बचा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि हम जो प्राप्त कर रहे हैं उतना ही हम व्यय कर दे रहे हैं, तो इस आधार पे हमारा बजट घाटा कितना हुआ, 0 हुआ। चूंकि हमारे पास कुछ बच नहीं रहा है तो हमारा बजट घाटा कितना हुआ, 0 हुआ। अब कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि बजट घाटा का सूत्र क्या है, बजट घाटा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो बजट डेफिसिट कैसे निकाला जाता है, तो बजट डेफिसिट निकाला जाता है कुल प्राप्ति माइनस कुल खर्च। मतलब जो हमें प्राप्त हुआ धनराशि और जो हमने खर्च किया उसका जो अंतर होगा वही बजट घाटा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो बजट घाटा है वह कितना है, 0, याद रखिएगा। कई बार पूछ देता है कि जो कुल प्राप्ति हो रही है बजट की, उसमें राजस्व प्राप्ति कितनी है और पूंजीगत प्राप्ति कितनी है। तो राजस्व प्राप्ति है 22,04,422 करोड़, 22,04,422 करोड़। और जो पूंजीगत प्राप्ति है वह है 17,40,484 करोड़, 17,40,487 करोड़, सॉरी 84 नहीं 487 करोड़, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कुल व्ययों की, राजस्व प्राप्ति की बात कर ले, पूंजीगत प्राप्ति की बात कर ली, अगर हम कुल व्यय की बात करें तो जो हमारा राजस्व व्यय है वह लगभग 41,45,000 करोड़ का है, और जबकि हमारा जो पूंजीगत व्यय है लगभग 7,50,000 करोड़ का है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो घाटों का अनुमान लगाया जाता है प्रत्येक वर्ष के बजट में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में,
घाटों का अनुमान लगाया जाता है, तो उस आधार पर यदि हम देखें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में जो घाटों का अनुमान लगाया गया है, 4 प्रकार के घाटे होते हैं, राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, प्रभावी राजस्व घाटे और प्राथमिक घाटे। ठीक है, तो इन चारों प्रकार के घाटों में जीडीपी का कितना प्रतिशत घाटा होगा वो अनुमान लगाया गया है। तो अगर हम राजकोषीय घाटे की बात करें तो राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है 6 से 4% तक, जीडीपी के कुल जीडीपी के 6 से 6.4% तक का है। ठीक है, जीडीपी का। अगर हम राजस्व घाटे की बात करें तो 3.8% ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी का 3.8% राजस्व घाटा होगा। यदि हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें तो 2.6% ऑफ जीडीपी होगा, मतलब जीडीपी का 2.6% होगा। यदि हम प्राथमिक या प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो 2.8% ऑफ जीडीपी होगा। ठीक है, जीडीपी का 2.8%। अच्छा, कई बार यह भी पूछ सकता है कि जो घाटों के अनुमान का घटता हुआ क्रम क्या है या बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा है, दूसरा सबसे ज्यादा राजस्व घाटा है, और तीसरा सबसे ज्यादा है प्रभावी घाटा, और चौथा सबसे ज्यादा चौथा और अंतिम है प्राथमिक घाटा तीसरा, और चौथा जो है वह प्रभावी राजस्व घाटा है। ठीक है, अगर हम राजकोषीय घाटे में ही बात करें तो सरकार का उद्देश्य यह है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटा है वह 4.5% तक, जीडीपी के 4.5% तक लाया जाए, और 15वें फाइनेंस कमीशन ने जो राज्यों को अपना राजकोषीय घाटा राज्य के बजट के 4% तक रखने का सुझाव दिया है कि उतना ही रखा जाए, मतलब 4% ऑफ एसजीडीपी। ठीक है, स्टेट जीडीपी 2022-23 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि 2022-23 के अंतर्गत जो बजट है उसमें रुपए में कहां से हमें प्राप्ति हो रही है और कहां हम खर्च कर रहे हैं। हम टॉप 5 की बात करेंगे, परीक्षा में पूछता है 1, 2, 3 कौन सा है, या जो है कहां हम व्यय कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है प्राप्ति, और ये हमारा है व्यय। ठीक है, तो प्राप्ति हम क्या कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, और व्यय देखिए हमने यहां पे लिखा हुआ है इन और आउट। ठीक है, तो इन कहां से हो रहा है और आउट कहां से हो रहा है। अगर हम इसको 100% माने, कोई भी संख्या होती है तो वो अपने आप में 100% होती है। हमारा बजट जो है वो 100% का है। ठीक है, उसको यदि 100% माने 39.45 लाख CR। ठीक है, इतना हमारा बजट है, और ये अपने आप में 100% है। यदि 100% में अगर हम माने तो जो 35% धनराशि प्राप्त हो रही है हमारे बजट की, वह उधार एवं अन्य देयताओं से प्राप्त हो रही है। मतलब हमने जो किसी को उधार दिया हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप जो हमें कुछ मिल रहा है। ठीक है, 35% की धनराशि हमें वहां से मिल रही है। 16% की धनराशि हमें जीएसटी के रूप में प्राप्त हो रही है, और कॉरपोरेशन टैक्स के रूप में, निगम कर के रूप में 15% की धनराशि हमें प्राप्त हो रही है, और 15% की धनराशि ही इनकम टैक्स के रूप में हमें प्राप्त हो रही है, और 7% केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी धनराशि है 100% जो हमारा बजट है, तो ये 39.45 लाख करोड़ का जो ये बजट है, उसमें से सबसे अधिक कहां पैसा जा रहा है, 5 क्षेत्रों में सबसे अधिक कहां पैसा जा रहा है, कहां हम व्यय कर रहे हैं। तो 20% की जो धनराशि हम अपने जीडीपी का व्यय कर रहे हैं वो ब्याज अदायगी में कर रहे हैं। हमने किसी से ऋण लिया हुआ है, ठीक है, उसको ब्याज देने में हम कर रहे हैं। 17% जो है वह करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के रूप में हम दे रहे हैं उनको। 15% जो धनराशि है वह केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पे व्यय करी जा रही है। 10% की जो धनराशि है वह वित्त आयोग और उससे संबंधित अन्य अंतरणों को दिया जा रहा है। ठीक है, अन्य अंतरणों को दिया जा रहा है। और जो 9% की धनराशि है वह केंद्र प्रायोजित योजनाओं को दी जा रही है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना मतलब ये गवर्नमेंट की है, टोटल गवर्नमेंट की है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और केंद्र प्रायोजित योजना मतलब उसमें स्टेट और सेंटर का कुछ योगदान है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये 5 क्षेत्र वो हो गए जो
जहाँ से पैसे आ रहे हैं सबसे ज़्यादा और जहाँ से पैसे जा रहे हैं जिस क्षेत्र के लिए, वो 5 क्षेत्र। अब चूंकि आत्मनिर्भर भारत बहुत हुआ, तो ये आत्मनिर्भर भारत असल में है क्या, और इसकी आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति कैसे होगी? ये जो कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत का, ठीक है, ये प्राप्त कैसे किया जाएगा? तो इसकी प्राप्ति के लिए बजट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात करी गई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात करी गई है और यह 14 क्षेत्रों में बटा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत कैसे प्राप्त होगा? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के द्वारा प्राप्त होगा और यह स्कीम 14 क्षेत्रों में बटा हुआ है, 14 सेक्टरों में बटा हुआ है। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि 14वां सेक्टर कौन सा है, तो 14वां सेक्टर ड्रोन है। 14वां सेक्टर ड्रोन है। इन्हीं 14 क्षेत्रों में से एक सेक्टर जो है वो हाई इफिशियंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स है। हाई इफिशियंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स है। इनका लक्ष्य ये है कि 2030 तक 280 गीगावाट सोलर एनर्जी प्राप्त करना। 2030 तक, वर्ष 2030 तक 280 गीगावाट सोलर एनर्जी प्राप्त करना। भारत सरकार के जो भी तमाम लक्ष्य हैं, रेलवे के लक्ष्य, जो भी अन्य संस्थाओं के लक्ष्य हैं, अन्य राज्यों के लक्ष्य हैं, उन तमाम लक्ष्यों पर हमने विस्तार से एक वीडियो में चर्चा किया हुआ है। आप वो देख सकते हैं, पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो अमृत काल है, अमृत काल का मतलब क्या हुआ? अमृत काल का मतलब ये 25 वर्षों की अवधि, 25 वर्षों की अवधि। इस काल में विकास करने के लिए, अमृत काल में विकास के लिए बजट 2022-23 में 4 प्राथमिकताएं निर्धारित करे गए, 3 लक्ष्य निर्धारित करे गए हैं और 4 प्राथमिकताएं निर्धारित करी गई हैं। वो प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? पीएम गति शक्ति, इसमें 7 क्षेत्र शामिल हैं। समावेशी विकास, निवेशों का वित्त पोषण और उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। जो चौथा प्राथमिकता है वह उत्पादकता में वृद्धि करना है, निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। इसमें निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं पीएम गति शक्ति, हमने यहाँ देखा इसमें क्या है, 7 सेक्टर हैं। ठीक है, अब इन 7 सेक्टरों का अलग अलग अध्ययन करते हैं, चूंकि पीएम गति शक्ति के बारे में परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के रूप में पूछा गया है। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति एक्चुअली में है क्या? पीएम गति शक्ति अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए ये 7 फैक्टर्स हैं या 7 बूस्टर्स हैं। जैसे बूस्टर डोज दिया जा रहा है कोरोना के लिए, कोरोना के विरुद्ध, तो इसी तरीके से इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए ये एक अर्थव्यवस्था के ये 7 बूस्टर डोज हैं। ठीक है, 7 बूस्टर डोज हैं कि हम इन क्षेत्रों में आगे जाएं, इन क्षेत्रों में निवेश करें तो अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ेगी। ठीक है, पहला है सड़क, दूसरा रेलवे, तीसरा एयरपोर्ट, चौथा पोर्ट या बंदरगाह या पत्तन। ठीक है, 5वां जल मार्ग, 6ठा माल परिवहन और 7वां लॉजिस्टिक अवसंरचना। अब हम आगे चलते हैं। अब पीएम गति शक्ति के अंतर्गत अब हम महत्वपूर्ण घोषणाएं देख लेते हैं कि क्या क्या घोषणाएं हुई। ठीक है, तमाम पे बात होगी लेकिन सभी पे बात नहीं होगी, चूंकि सभी से संबंधित इस एग्जाम के लिए, बीपीएससी के लिए तमाम चीजें जरूरी नहीं है। जो जरूरी है, जिनकी संभाव्यता अधिक है, उन पर विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे। बाकी अननेसेसरी चीजों पे चर्चा नहीं करेंगे, चूंकि परीक्षा निकट है, जरूरी चीजें पढ़ना है। ठीक है, अगर हम सड़क की बात करें, पीएम गति शक्ति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, अगर हम सड़क की बात करें तो यह घोषणा करी गई है, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हमें 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण करना है, एनएच का निर्माण करना है। 25,000 किलोमीटर एनएच का निर्माण करना है और पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना वित्तीय वर्ष 2022-23 में करनी है। याद रखिएगा 2 चीज, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण करना है और 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करनी है, पीपीपी मोड पे स्थापित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रेलवे की यदि हम बात करें,
तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की शुरुआत करी जाएगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो 2000 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे नेटवर्क है, उसको कवच या सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। कवच या सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा, ठीक है। 2000 किलोमीटर, हमारे पास तो ऐसे 63,000 किलोमीटर से ज़्यादा का रेलवे नेटवर्क है, लेकिन उनमें से 2000 किलोमीटर को कवच और सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा, ठीक है। आगे बहुत जोड़े भी जा चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का लक्ष्य 2000 किलोमीटर का है, ध्यान रखना है। और रेलवे के ही क्षेत्र में अगले 3 सालों में, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात हो गई, बजट में कहा गया है कि अगले 3 सालों में 400 नए वंदे भारत ट्रेनों का विनिर्माण किया जाएगा। याद रखना है, 400 नए वंदे भारत ट्रेनों का विनिर्माण किया जाएगा। 100 पीएम गतिशील कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। 100 पीएम गतिशील कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे, और जिनमें से पहला आसनसोल डिवीजन झारखंड में, जिसका निर्माण शुरू हो चुका है। पहले का निर्माण आसनसोल डिवीजन जो कि झारखंड में पड़ता है, वहां पे शुरुआत हो चुका है। अब रेलवे के बाद हम आते हैं कृषि की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र की बात करते हैं। रेलवे के बाद हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं। तो गंगा नदी के दोनों तटों पर, गंगा नदी के दोनों तटों पर, दोनों तटों मतलब गंगा नदी यदि ऐसे प्रवाहित हो रही तो इधर का 5 किलोमीटर का क्षेत्र और इधर का 5 किलोमीटर के क्षेत्र में रसायन मुक्त खेती करी जाएगी। मतलब कि प्राकृतिक खेती करी जाएगी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा गंगा नदी के दोनों तटों पे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आगे कृषि के क्षेत्र में कौन सी घोषणा करी गई है, तो खेतों में जो कीटनाशकों या पोषक तत्वों का छिड़काव होता है, उसके छिड़काव के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, किस लिए? खेतों में कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए। अब जो इसी का पार्ट ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। यूनाइटेड नेशंस ने भारत के प्रस्ताव पे, जो कि भारत ने वर्ष 2021 में प्रस्तावित किया था, उन्होंने प्रस्ताव भारत ने रखा था अपनी तरफ से, तो भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। चूंकि इसी से कृषि से ही संबंधित था, इसलिए इसे यहीं पर शामिल कर लिया गया है, ठीक है। आगे भी देखेंगे जो प्रमुख, जैसे कि स्टार्टअप्स में कितने यूनिकॉर्न हुए हैं, अंतरिक्ष में कितने स्टार्टअप हैं इंडिया के, कितने बढ़े हैं, इस वर्ष में कितने बढ़े, जो भी अपडेटेड जो भी जानकारी है सितंबर तक या जितना तक अपना बढ़ा हुआ है, ठीक है, जो भी अपडेटेड जानकारी हमने इसी के साथ ऐड ऑन करते हुए हमने आगे बढ़े हैं। अब नदी लिंकिंग परियोजना की बात करते हैं। तो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 5 नए लिंकिंग परियोजनाओं की घोषणा करी गई है। 5 नए लिंकिंग परियोजनाओं की घोषणा करी गई है। हमें कौन कौन से नदियों को लिंक किया जाएगा, यह याद रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है। पहला जो है दमन गंगा और पिंजल नदी, दूसरा पार और ताप्ती नदी, तीसरा ताप्ती और नर्मदा नदी, चौथा गोदावरी और कृष्णा नदी, और ये कृष्णा और पन्नार नदी, ठीक है, पेन्नार और कावेरी नदी, ये नदी लिंकिंग परियोजनाएं हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। जो एक लिंकिंग परियोजना है, एक लिंकिंग परियोजना जो कि 2002 में ही जिसकी आधारशिला रखी गई थी, उस पर क्रियान्वयन आरंभ किया जाएगा। सोचिए 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने आधारशिला रखी थी, उसको फंडिंग किया गया है। उस परियोजना का नाम है केन और बेतवा परियोजना, ठीक है। अब इस पर विनिर्माण कार्य आरंभ होगा, उस पर क्रियान्वयन आरंभ होगा। सोचिए क्यों भारत इतना पीछे, 2002 के बाद आज 2022 है, 20 साल बाद घोषणा कब हुई? आधारशिला 2002 में रख दी गई और काम शुरू अब होगा। तो यह भी ध्यान रखना है, चूंकि विश्व गुरु बनना है तो हमें आर्थिक शक्ति बनना ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आर्थिक शक्ति नहीं बनेंगे, योजनाओं में समन्वित तरीके से और बहुत ही शीघ्रता से हमें कार्य करना होगा। 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर इस पे होगा। केन और बेतवा से 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर एनर्जी होगा।
और जो 27 मेगावाट का यहाँ से सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। हाइड्रो पावर जल विद्युत कितना होगा 103 मेगावाट, और उसी पे केन बेतवा पे ही 27 मेगावाट सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की यदि हम बात करें, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की यदि हम बात करें, तो इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करी जाएगी। 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करी जाएगी। पीपीपी मोड में होगी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे होगी। और ये जो 8 रोपवे परियोजनाएं होंगी, इनकी जो कुल लंबाई होगी वह 60 किमी होगी। कुल लंबाई कितनी होगी? 60 किमी होगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस जो कि ये 8 परियोजनाएं हैं, ये सार्वजनिक परिवहन में प्रयोग करी जाएंगी। सार्वजनिक परिवहन में प्रयोग करी जाएंगी। इसके पहले जो दुर्गम क्षेत्र होते थे वहाँ पे हालांकि उनको प्रयोग किया जाता था आने जाने के लिए, आवागमन के लिए, लेकिन अब से रोपवे को सार्वजनिक परिवहन में प्रयोग किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना में शामिल कर लिया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम किस परियोजना का हिस्सा है, तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, और यह राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के यह अधीन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के एजुकेशन की क्षेत्र की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो पीएम ई विद्या योजना, पीएम प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के अंतर्गत जो 1 क्लास 1 चैनल कार्यक्रम चल रहा था, 1 क्लास 1 चैनल कार्यक्रम चल रहा था, तो 1 से 12 तक क्लास मतलब 12 चैनल, तो इन चैनलों का विस्तार करके 12 से विस्तार करके 12 से अधिक करके 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। कितने टीवी चैनलों तक? 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाएगी। केंद्र के रूप में केंद्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, लेकिन केंद्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाएगी, लेकिन वह देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय नहीं होगा, क्योंकि देश का सबसे पहला डिजिटल विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम में केरल में है, जिसका जो कि केरल सरकार द्वारा है। असल में वह एक संस्थान को अपग्रेड करके उसे डिजिटल यूनिवर्सिटी का रूप दिया गया है। 2021 में इसे प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब बात करें यदि देश के दूसरे डिजिटल विश्वविद्यालय की, तो वह राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार का जो बजट वर्ष 2021-22 का जो स्टेट बजट था, उसके द्वारा जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो देश का द्वितीय डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में है। और देश का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ है? केरल में है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। ठीक है, और केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा करी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर। इसमें 3 योजनाओं की घोषणा करी गई है। 3 योजनाओं की घोषणा करी गई है। ठीक है, अब देखिए, ये पहली जो योजना है वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, तो स्वास्थ्य के अंतर्गत नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम लागू करने की घोषणा करी गई। और इसमें क्या होगा कि कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां अब बच्चों, वयस्कों, वृद्धों और विशेषकर महिलाओं को घर बैठे एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के द्वारा। ठीक है, अच्छा, यह जो इकोसिस्टम है, हेल्थ इकोसिस्टम है, यह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था जो कहता है कि आत्महत्या करने वाली प्रत्येक 6ठी महिला हाउसमेकर है, गृहिणी है। ठीक है, जो कि तनावग्रस्त है, डिप्रेशन से ग्रस्त है। तो इस आधार पे भी, इस दृष्टिकोण से भी नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम लागू किया जाएगा। यह प्रभावी होगा, यह मददगार होगा। दूसरी जो योजना है नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसकी शुरुआत करी जाएगी। इसके अंतर्गत 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिसमें तनाव,
बेचैनी ग्रस्त पीड़ित मरीज सीधे एक्सपर्ट से कॉल पर बात कर सकेंगे। और इसका जो उद्देश्य ये है कि मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं को सब तक बेहतर रूप से पहुंचाना, बेहतर रूप से सुनिश्चित करना। ठीक है, आगे चलते हैं। जो तीसरी योजना है, प्रमुख योजना है, इसमें 4 योजनाओं में विभाजित कर दिया गया है। महिला बाल विकास मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो उनकी कुछ योजनाओं को उनके सभी योजनाओं को महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने हेतु महिला और बाल विकास मंत्रालय की जो भी योजनाएं हैं उनके सभी योजनाओं को महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इन 4 योजनाओं में विभाजित कर दिया गया है। 4 योजनाएं कौन सी है याद रखिएगा, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 में विभाजित कर दिया गया है। और इस सक्षम आंगनवाड़ी के अंतर्गत जो अभी में कार्यरत, वर्तमान में जो देश में कार्यरत आंगनवाड़ियां हैं उनमें से 2 लाख आंगनवाड़ियों को चुनकर उनका क्या किया जाएगा, समुन्नयन किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा। किस रूप में, सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के बारे में कुछ घोषणाएं करी गई हैं। एमएसएमई, ठीक है, इसमें कही गई है कि एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए जो एमएसएमई से संबंधित 4 भिन्न भिन्न पोर्टल हैं उनको एक साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, वो पोर्टल कौन कौन से हैं याद रखिएगा, उद्यम, ई श्रम, असीम, एनसीएस। उद्यम, ई श्रम, असीम, एनसीएस, इन 4 पोर्टलों को एक साथ जोड़ा जाएगा एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए। ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये 130 लाख एमएसएमई जो हमारे एमएसएमई हैं उनमें से 130 लाख एमएसएमई को अतिरिक्त ऋण प्रदान करेगी। ठीक है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम, CGTMSE। ठीक है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम, इसका क्या किया जाएगा, पुनरुद्धार किया जाएगा। पुनरुद्धार मतलब यह पहले से ये कार्यरत थी। ठीक है, लेकिन बीच में उस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इसका पुनरुद्धार किया जाएगा या पुनर्जीवित किया जाएगा। और इसके अंतर्गत एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत 130 लाख एमएसएमई को ऋण प्राप्त कराया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रैंप स्कीम की बात करें तो राइजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस एंड स्कीम। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसमें 5 साल में 6000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा, 6000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे इसमें। और इसके द्वारा, रैंप स्कीम के द्वारा एमएसएमई के कामकाज को बढ़ावा दिया जाएगा और उसमें तेजी लाया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या लाया जाएगा, तेजी लाया जाएगा। आपसे इसमें यह पूछ सकता है कि रैंप स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एमएसएमई को बढ़ावा देना और उसमें तेजी लाना। 6000 करोड़ रुपए इसमें डाले जाएंगे। ठीक है, रैंप स्कीम में परिव्यय किए जाएंगे, कितने समय में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। अब ये क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल प्राइजेज स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है 2 लाख करोड़ रुपए का जो है अतिरिक्त ऋण प्रदान करना है एमएसएमई को। आपसे यह पूछ सकता है कि ECLGS का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो 130 लाख जो हमारे एमएसएमई हैं, 130 लाख एमएसएमई को क्या देना है, अतिरिक्त ऋण मुहैया कराना है। अब आगे चलते हैं, अन्य प्रमुख घोषणाओं पर बात करते हैं। तो अन्य प्रमुख घोषणाएं जो बजट में है, अगर हम पहली घोषणा की बात करें तो महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, तो इसमें क्या होगा कि देश के चुनिंदा 112 जिलों में ये लागू होगी और इन 112 जिलों के जो कम विकसित ब्लॉक होंगे उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, महत्वाकांक्षी ब्लॉक
कार्यक्रम के अंतर्गत 112 जिलों में लागू होगी और कम विकसित ब्लॉकों पर ध्यान किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में, देश के सीमांत क्षेत्रों में या सीमावर्ती क्षेत्रों में जो कम विकसित गांव हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में, वित्तीय वर्ष 22-23 के अंतर्गत 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम या सीबीएस से अटैच किया जाएगा। कोर बैंकिंग सिस्टम या सीबीएस से अटैच किया जाएगा 1.5 लाख डाकघरों को। अब देखिए, जो 2.0 का कॉन्सेप्ट है इसमें भी लाया गया है कि ईज ऑफ लिविंग 2.0, ईज ऑफ लिविंग 2.0 और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 की शुरुआत करी जाएगी और इसके द्वारा 5 मुख्य क्षेत्रों को टारगेट किया जाएगा। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग 2.0 और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 की शुरुआत करी जाएगी समेकित रूप से और उसके द्वारा 5 क्षेत्रों को टारगेट किया जाएगा। ठीक है, इन 5 क्षेत्रों में जो पहला क्षेत्र है वह है परिवेश पोर्टल। परिवेश पोर्टल का मतलब प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, परिवेश पोर्टल के अंतर्गत जो उद्योग हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उनको 4 प्रकार की ग्रीन क्लियरेंस दी जाएगी। 4 क्षेत्रों से संबंधित ग्रीन क्लियरेंस दी जाएगी इसी एक पोर्टल से। इन्वायरमेंट से संबंधित, फॉरेस्ट से संबंधित, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स से संबंधित और वाइल्ड लाइफ से संबंधित। इसमें क्या किया जाएगा, उनको ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा इसी एक पोर्टल के द्वारा, जिससे उद्योग धंधों को ये क्लियरेंस लेने के लिए कई जगह नहीं जाना पड़ेगा। सी फेज पोर्टल, सी फेज पोर्टल, सी पेज पोर्टल क्या है ये है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। जो सी फेज है इसका उद्देश्य ये है कि जो कंपनियां यदि बंद होती हैं, कोई कंपनी, जैसे कंपनी प्रारंभ करने में पहले क्या होता था कि प्रारंभ करने में भी शुरुआत करने में भी दिक्कत होती थी, कई प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता था और बंद करने में उससे भी अधिक प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता था। तो जो सी पेज है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, इसके द्वारा क्या होगा कि जो कंपनियां हैं यदि कोई उनको बंद करना चाहे तो उसको बंद करने में आसानी हो। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है। आगे चलते हैं। एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स, एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स ये है क्या? एवीजीसी का मतलब क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स गठित करी जाएगी और वह क्या प्रमोट करेगा? प्रमोट द एवीजीसी सेक्टर्स, प्रमोट द एवीजीसी सेक्टर्स मतलब वो प्रमोट, ये जो टास्क फोर्स है एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स, ये एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को ये प्रमोट करेगा, उस सेक्टर्स को प्रमोट करेगा। 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में एम्बेडेड चिप बेस्ड ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, एम्बेडेड चिप बेस्ड ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 में। और इसी वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर के द्वारा, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर के द्वारा जो भू दस्तावेज हैं उनका आईटी आधारित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर के द्वारा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो हर घर नल जल जो योजना है केंद्र सरकार की, हर घर नल जल योजना है, जो कि अब तक 8.7 करोड़ परिवारों को जोड़ा जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को कनेक्शन दिया जाएगा। हर घर नल जल योजना के द्वारा 3.8 करोड़ परिवारों को कनेक्शन दिया जाएगा। जो पीएम आवास परियोजना है, पीएम आवास योजना है, इसमें 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे और ये रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, आरबीआई क्या लॉन्च करेगा? डिजिटल
रुपया लॉन्च करेगा, डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा जो ब्लॉकचेन पे आधारित होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन के बारे में कभी बाद में विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो आरबीआई डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा। ठीक है, हरित अवसंरचना के विकास हेतु, हरित अवसंरचना मतलब जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाली अवसंरचनाओं के विकास हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। ठीक है, नागरिकों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ आजीविका हेतु, जैसे कौशल हम उनको जो जिस क्षेत्र में जिस काम में हम उनको कुशल बना रहे हैं, कुशलता के साथ साथ आजीविका का भी उनको गारंटी मिले या आजीविका की भी अवसर बढ़े उनको, इसके लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड ई पोर्टल जारी किया गया है। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड देश स्टॉक ई पोर्टल जारी किया गया है। ठीक है, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों जैसे क्रिप्टो में पैसा लगाना या क्रिप्टो में आदान प्रदान करना, ठीक है, उससे प्राप्त आय, जो ये क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति है, उससे प्राप्त आय पर सरकार 30% टैक्स लगाएगी, 30% टैक्स लगाएगी। ताप विद्युत संयंत्र में जो थर्मो पावर जो संयंत्र होते हैं उनमें 5 से 7% हिस्सा बायोमास का सुनिश्चित किया जाएगा, बायोमास का 5 से 7% हिस्सा सुनिश्चित किया जाएगा। इससे क्या होगा, 5 से 7% हिस्सा अगर हम ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का प्रयोग करेंगे तो इससे लगभग 38 मिलियन मीट्रिक टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष का बचत होगा, मतलब उतना कम उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के टॉप 3 खर्चों की बात करें और टॉप 3 सब्सिडियों की बात करें, तो अगर हम पहले खर्च की बात करें तो किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया, किस मंत्रालय पे पैसा व्यय हुआ, किस योजना पे सबसे ज़्यादा पैसा व्यय हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा व्यय हुआ है वो रक्षा मंत्रालय पे व्यय हुआ है। दूसरा उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर व्यय हुआ है, और जो तीसरा है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय पर व्यय हुआ है। ठीक है, ये मंत्रालय के आधार पर टॉप 3 खर्च हो गए। अगर हम योजना के आधार पर टॉप 3 खर्चों की बात करें, टॉप 3 एक्सपेंसेस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मनरेगा पर हुआ है, सबसे ज़्यादा मनरेगा पर हुआ है 73,000 करोड़ का। पीएम किसान पर हुआ है कितने का, 68,000 करोड़ का। और जल जीवन मिशन पर कितने हुआ है, 60,000 करोड़ का। रक्षा मंत्रालय पर हुआ है 5,25,166 करोड़ का। ठीक है, अगर हम टॉप 3 सब्सिडी की बात करें कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस क्षेत्र में दी जाती है, 3 क्षेत्रों में, तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर पे दी जाती, फूड पर दी जाती है, फूड पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, उसके बाद फर्टिलाइजर पर दी जाती है, और फिर तीसरे स्थान पे पेट्रोलियम का क्रम आता है। सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर फूड है, दूसरे स्थान पे फर्टिलाइजर है, और तीसरे स्थान पे पेट्रोलियम है। फूड पर कितना दिया जाता है, तो 2,06,831 करोड़ रुपए का फूड पे सब्सिडी दिया जाता है। अगर हम अब बात करते हैं, बजट समाप्त हो गया, तो हम आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की बात करते हैं। ठीक है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित वीडियो है। इसी आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत चूंकि एक एमएसपी का टॉपिक आया, तो एमएसपी से संबंधित हम तमाम कॉन्सेप्ट्स का अध्ययन कर लेंगे कि इसके बाद लगभग एमएसपी से संबंधित आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण की, इकोनॉमिक सर्वे की, इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहली बार वित्तीय वर्ष 1950-51 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहली बार इकोनॉमिक सर्वे वित्तीय वर्ष 1950-51 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और वर्ष 1964-65 तक यह आम बजट के साथ रहा। वर्ष 1964 का मतलब होता है 1964-65, ठीक है, तक यह क्या रहा, आम बजट के साथ ही रहा। और 1965-66 के बजट से 1965-66 के बजट से, ठीक है, यह बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत होने लगा। यह भी सही है, यह भी सही है। यह 1964 तक
इसका मतलब यह भी सही है और 1964-65 यह भी सही है। ठीक है, दोनों प्रारूपों में परीक्षा में पूछ सकता है, इसलिए मैंने दूसरा प्रारूप भी लिख दिया। यह भी सही है, 65 से बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत होने लगा। 1965-66 के बजट जो होता था उसके बजट, उस बजट के दौरान से एक दिन पहले प्रस्तुत होने लगा। इसका मतलब यह दोनों सही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करें इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की। अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे का इतिहास देखा, कैसे कैसे रहा, कब शुरुआत हुआ, कब से अकेले आ रहा है, एक बजट के पहले आ रहा है और कब बजट के साथ आ रहा है, हमने ये देखा कब तक। अब हम बात करते हैं तैयार किसने किया, जारी किसने किया और प्रस्तुत किसने किया। इकोनॉमिक सर्वे तैयार किसने किया, जारी किसने किया और प्रस्तुत किसने किया। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक आर्थिक मामलों का विभाग होता है और उस आर्थिक मामलों की विभाग के अंतर्गत, जैसे कोई मंत्रालय होता है तो उसमें कई विभाग होते हैं, उस विभाग के अंतर्गत चूंकि कई कार्य होते हैं तो हर एक कार्य के लिए एक प्रभाग बना हुआ होता है। तो उसी प्रकार से जो इकोनॉमिक सर्वे है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एक प्रभाग है, आर्थिक प्रभाग। उसके द्वारा यह तैयार किया गया और यह किसके निर्देशन में तैयार किया गया, तो यह प्रमुख आर्थिक सलाहकार, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल जी के निर्देशन में तैयार किया गया। जबकि इसे जारी किसने किया, इसे वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम द्वारा इसे जारी किया गया, अनंत नागेश्वरम दी के द्वारा इसे जारी किया गया। ठीक है, और इसे प्रस्तुत किसने किया, तो इसे 31 जनवरी को निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसे प्रस्तुत किया। ठीक है, तो तैयार किसने किया, किसके निर्देशन में तैयार हुआ, हमने ये देख लिया। जारी किसने किया, हमने ये देख लिया। प्रस्तुत किसने किया, हमने ये देख लिया। ठीक है, अब हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार, ठीक है, तो कोरोना से सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र रहा, कोरोना का सबसे अधिक दुष्प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा, जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र होता है, तो किस पे पड़ा, तो सेवा क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा कोरोना के दौरान। ठीक है, और अगर बात करें सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा, तो कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र सबसे कम प्रभावित रहा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित रहा। यदि हम इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें भारत में, हालांकि अब तो बहुत कम हो गया है चूंकि पेट्रोलियम, यूक्रेन रसिया क्राइसिस के दौरान पेट्रोलियम की जो कीमतें बढ़ी उसके द्वारा हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया। लेकिन जब भी आपसे परीक्षा में एथेंटिक डाटा क्या है, एथेंटिक डाटा ये इकोनॉमिक सर्वे है और आपसे प्रश्न यही पूछेगा, अगर विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित प्रश्न पूछता है तो या तो वह पीआईबी को डिनोट करके पूछेगा। ठीक है, उसका सोर्स क्या होगा, पीआईबी होगा। तो चूंकि बीपीएससी के दृष्टिकोण से या स्टेट पीसीएस के दृष्टिकोण से पीआईबी उतना डीप नहीं जाता है। पीआईबी महत्वपूर्ण है, ये भारत सरकार के जो प्रतिदिन आदेश जारी किए जाते हैं, ऑर्डर जारी किए जाते हैं, उनकी सूचना विभाग है ये। ठीक है, उससे संबंधित है। लेकिन बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस इतना डीप नहीं जाएगा कि वो पीआईबी से क्वेश्चन उठाए। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछेगा विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में, आपसे ये पूछेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, यही आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो यदि हम विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, तो वह लगभग 634 बिलियन डॉलर है, यूएस डॉलर, 634 बिलियन यूएसडी है, यूएस डॉलर है। ठीक है, और ये 634 बिलियन यूएस डॉलर कितने के बराबर है, तो अगर हम बात करें तो 13.2 मंथ अगर हम इंपोर्ट करते रहें लगातार तो ये 634 बिलियन डॉलर समाप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये 634 बिलियन डॉलर ये 13.2 महीने के आयात के बराबर है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। 634 बिलियन डॉलर मुद्रा भंडार करके भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार करने वाला देश है। भारत से पहले चीन है, दूसरे स्थान पर जापान है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, चौथे स्थान पर भारत तो है। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है, पीआईबी का नहीं है, अब तो बहुत कम हो गया है। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर हम विदेशी ऋण की बात करें तो
593.1 बिलियन, 593.1 बिलियन यूएसडी हमारा क्या है, विदेशी ऋण है। अगर हम भारत के भुगतान संतुलन की बात करें, भारत का भुगतान संतुलन क्या है, अधिशेष में है। अब भुगतान संतुलन अधिशेष का मतलब क्या होता है, ये है अपना इंडिया, ये है दूसरा देश है, मान लीजिए दूसरा, ये अन्य देश है, ठीक है। तो भुगतान शेष का मतलब हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि विदेशों से जो भारत में पैसा आ रहा है, ठीक है, विदेशों से जो भारत में पैसा आ रहा है और भारत से जो पैसा विदेशों में जा रहा है, ठीक है, उसके बाद भी मतलब जो पैसा आ रहा है वह जाने की अपेक्षा से बहुत अधिक है। इसका मतलब कि पैसा जाने के बाद भी विदेशों को हमारे पास विदेशी मुद्रा बच रहे हैं, तो इसका मतलब है अधिशेष है। भारत का भुगतान संतुलन क्या है, अधिशेष में है। आगे देखते हैं, भारत के द्वारा टॉप 5 निर्यात और आयात कौन कौन से क्षेत्र, हमने उसमें सब्सिडियां देखी, हमने व्यय देखे, हमने उसमें टॉप 5 देखे कि पैसा किन क्षेत्रों से आ रहे हैं, पैसा किन क्षेत्रों को जा रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे टॉप निर्यात किनको हुए हैं, टॉप आयात कौन से विषय हैं, या कौन से क्षेत्र में निर्यात हुआ है, कौन से क्षेत्र का आयात हुआ है, और कृषि उत्पाद कौन से हैं। तो हम इनमें यदि पहले निर्यात की बात करें, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट की बात करें, जो हमने भेजा है किसी को, तो पेट्रोलियम उत्पाद पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है मोती और कीमती पत्थर, तीसरे स्थान पे है लोहा और इस्पात, चौथे स्थान पे है ड्रग फार्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पाद, ड्रग फार्मुलेशन, बायोलॉजिकल उत्पाद, और पांचवा जो है स्वर्ण और कीमती आभूषण। पांचवा क्या है, स्वर्ण और कीमती आभूषण। हमने ये 5 सबसे ज्यादा जो चीजें भेजी हैं विदेश को, ये भेजी है, और उनमें सबसे ज्यादा क्या भेजा, हमने पेट्रोलियम उत्पाद भेजा है, ठीक है। अगर हम आयात की बात करें, सबसे ज्यादा हमने क्या आयात मंगाया है, क्या आयात किया है, इंपोर्ट क्या हमने किया है, तो कच्चा पेट्रोलियम हमने सबसे ज़्यादा मंगाया है, उसके बाद हमने सोना मंगाया है सबसे ज़्यादा, उसके बाद हमने पेट्रोलियम उत्पाद मंगाया है सबसे ज़्यादा। देखिए अब ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने पेट्रोलियम उत्पाद तीसरी सबसे अधिक इंपोर्ट क्या है, भारत की पेट्रोलियम उत्पाद है, और भारत का पहला सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है, पेट्रोलियम उत्पाद है, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो मोती और कीमती पत्थर हमने दूसरा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, एक्सपोर्ट किया है, लेकिन मोती और कीमती पत्थर हम चौथा सबसे अधिक आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, चौथा सबसे अधिक इंपोर्ट कर रहे हैं। पांचवा जो है कोयला, कोक और ब्रिकेट, कोयला, कोक और ब्रिकेट ये आयात है, ठीक है। तो क्रम से हमने देख लिया, कच्चा पेट्रोलियम, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती और कीमती पत्थर, कोयला, कोक और ब्रिकेट, ये आयात हो गया। हमने निर्यात देखा। अब कृषि निर्यात उत्पाद की बात करें, वो कृषि उत्पादों की निर्यात की बात करें तो समुद्री उत्पाद सबसे अधिक हमने निर्यात किए, कृषि के क्षेत्र में समुद्री उत्पाद सबसे हमने अधिक निर्यात किए। चावल दूसरे स्थान पर आता है निर्यात के क्रम में, इसमें बासमती को ऐड नहीं किया गया है चावल में। मसाले तीसरे स्थान पर आते हैं निर्यात के अंतर्गत, जो कृषि से संबंधित है, ठीक है। चौथे स्थान पर चीनी आता है, और पांचवें स्थान पर है भैंस का मांस, ठीक है। ये कृषि निर्यात उत्पाद हो गए। अब हम निर्यातक देश की बात कर लें, सबसे ज़्यादा हमने निर्यात किसको किया है, 5 देशों की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा हमने सामान किस देश से खरीदा है, हम इसके अंतर्गत में 5 देशों की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमने यूएसए को भेजा है, यूएसए को सबसे ज़्यादा निर्यात। तो सबसे बड़ा प्रश्न आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश, भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा निर्यातक देश हमारा कौन सा है, तो यूएसए होगा। उसके बाद यूएई है, फिर चीन है, फिर बांग्लादेश है, और फिर हांगकांग है, ठीक है। अगर हम आयातक की बात करें, आयातक देशों की, तो सबसे ज़्यादा हम चीन से मंगाए हैं, फिर यूएई से हमारा सामान आता है, फिर यूएसए से आता है, फिर सऊदी अरब से आता है चौथे स्थान पे, और 5वें स्थान पर इराक से आता है, ठीक है। ये हमारे 5 प्रमुख आयातक देश हो गए क्रमवार। एफडीआई निवेशक की बात करें, ठीक है, एफडीआई निवेशक की बात करें तो सिंगापुर, यूएसए और मॉरिशस, सबसे पहले स्थान पे सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे यूएसए है, और तीसरे स्थान पर मॉरिशस है। अब एफडीआई आकर्षित करने वाले क्षेत्र, ठीक है,
एफडीआई आकर्षित करने वाले क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिन्होंने एफडीआई को सबसे ज़्यादा, 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिन्होंने एफडीआई को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है। हमने 3 देश देखे, ठीक है, अब हम क्षेत्र देखते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भारत का, ठीक है। ऑटोमोबाइल उद्योग ये दूसरा सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, और सेवा क्षेत्र ये तीसरा सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, कंप्यूटर पहला है। अब इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अंतर्गत यदि हम तिलहन उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2020-21 तक तिलहन के उत्पादन में 43% की वृद्धि दर्ज हुई है। 43% की वृद्धि दर्ज हुई है, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2020-21 तक। दलहन उत्पादन में 13-14 वर्ष 2013-14 से लेकर 2021-22 तक 33% की ग्रोथ हुई है। दलहन उत्पादन 33% बढ़ी है 2013-14 से लेकर 2021-22 तक। अगर हम दलहन उत्पादन के अग्रिम अनुमानों की बात करें, मतलब हमारे पास ये जो 2021-22 में जो दलहन उत्पादन है वह लगभग कितना हुआ है, तो वह लगभग 257.2 लाख टन हमारे यहाँ दलहन उत्पादन का उम्मीद है। अच्छा, हम दलहन उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है, और पूरे विश्व में जितना भी दलहन उत्पादन होता है 25% अकेले भारत में होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो हमने बात किया था कि एमएसपी पर महा कवरेज, तो एमएसपी का पहले मतलब देख लेते हैं। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, ये क्या है? ये एक समर्थन मूल्य होता है। ये एक समर्थन मूल्य होता है, ठीक है। अब हम इसमें तमाम चीज देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 24+1 लिखा है, 24+1 लिखा है, लेकिन इसको हमने आगे क्या लिखा है, 22+2+1 लिखा है, ठीक है। हम इसके विस्तार से बात करेंगे। आज एमएसपी पर पूरा कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। इससे ज़्यादा परीक्षा में नहीं पूछा जाता, और न ही उम्मीद है कि न पूछा भी नहीं जाएगा। अगर हम बात करें आरंभ की, तो एमएसपी सबसे पहली बार 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एमएसपी की बात करी गई थी, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था। और यह लागू कब किया गया, तो 1966-67 में यह लागू किया गया सबसे पहली बार। और सबसे पहली बार एमएसपी गेहूं पर लागू किया गया था, और उस समय गेहूं को 54 रुपए दिए गए थे, 54 रुपए प्रति क्विंटल दिए गए थे। अच्छा, इस एमएसपी का उद्देश्य क्या है? एमएसपी का उद्देश्य यह है कि जो उत्पादन लागत है, उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% लाभ सुनिश्चित करना, न्यूनतम 50% लाभ सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए, इसकी सिफारिश कौन करता है? एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? प्रश्न यह पूछा गया है, यूपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो एमएसपी की जो सिफारिश करता है वह सीएसीपी करता है। सीएसीपी करता है, इसका मतलब क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, ठीक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ही एमएसपी मूल्य की गणना करता है। प्रश्न यह नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी भी पूछ सकता है कि एमएसपी के मूल्य की गणना कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग ही एमएसपी की मूल्य की गणना का कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, सीएसीपी है, असल में ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सलाहकारी निकाय है। सीएसीपी क्या है? सीएसीपी क्या है? एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी का मतलब क्या हुआ? एडवाइजरी बॉडी का मतलब ये हुआ कि आप जो हमें बात कहेंगे, कोई आपको सलाह देता है, तो सलाह देने का मतलब यह नहीं होता कि आप उसकी सलाह को मानेंगे ही। सलाह देने का मतलब यह हुआ कि वो हम उसके प्रति आबद्ध नहीं है कि हम आपकी बात को माने। तो चूंकि सीएसीपी एक एडवाइजरी बॉडी है, इसलिए इसके जो सलाह होते हैं यह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो सिफारिश कौन करता है? सीएसीपी करता है। और निर्धारण कौन करता है?
या तय कौन करता है एमएसपी का, तो ये CCEA करता है, मतलब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अब देखिए, हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने फसलों पर दिया जाता है, तो कहीं 22 दिया हुआ है, कहीं 24 दिया हुआ है, कहीं 25 दिया हुआ है। तो असल में उसका कारण क्या है? देखिए, ये जो CACP है, ये जो CACP है, ठीक है, CACP है, यह क्रॉप्स और शुगर केन दोनों के लिए ये क्या करता है? एक प्राइस की घोषणा करता है, एक मूल्य की घोषणा करता है। तो जो क्रॉप्स के लिए करता है वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, और जो CACP जो शुगर केन के लिए जो मूल्य की घोषणा करता है वो कहा जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP कहा जाता है। अब देखिए, MSP और FRP में मूल अंतर क्या है? देखिए, MSP जो है, MSP ये बाध्यकारी नहीं होती है। MSP अनिवार्य है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। पहली बात देखिए, MSP अनिवार्य है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। पहला चीज, चूंकि सरकार यह समझती है कि उतना दिया जाना आवश्यक है, इसलिए यह समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह उस कीमत का सरकार समर्थन करती है। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी उपज जो कि इस लिस्ट में शामिल है, जो यदि सरकारी समितियां खरीदती हैं तो उस मूल्य से नीचे नहीं खरीदेंगी जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन सरकारी गवर्नमेंट बॉडी यदि खरीदती है, सरकारी समितियां खरीदती हैं, तो उस मूल्य से नीचे नहीं खरीदेंगी। लेकिन यदि कोई निजी व्यक्ति खरीद रहा है, निजी संस्था खरीद रही है, निजी मिल खरीद रहा है, तो वह MSP के प्रति बाध्य नहीं होता है कि वह आपको MSP देगा या नहीं देगा। ठीक है, वह उतना दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, यह कानूनी रूप से यह लीगली बाध्य है। यह लीगली क्या है? बाध्य है कि जो शुगर केन मिल्स होती हैं, वह न्यूनतम यह इतना तो पेमेंट करेंगी ही। इसलिए जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है उसको उचित और लाभकारी मूल्य कहा जाता है, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इसका मूल अंतर यही है कि जो MSP है वह यदि सरकारी संस्था या सरकारी समिति खरीदती है तो वह न्यूनतम सपोर्ट प्राइस देगी, लेकिन निजी क्षेत्र को वह देना आवश्यक नहीं है। यही विवाद अभी हो रहा था, जो ये किसान आंदोलन हुए, इसी में MSP को वो क्या कर रहे थे, मतलब वो कह रहे थे कि नहीं, आप MSP निश्चित करिए कि नहीं, MSP आपको निजी कंपनियां खरीदेंगी तो आपको MSP इतना देंगे ही। यही मुख्य विवाद था। ठीक है, कि वो निजी कंपनियों पे बाध्य नहीं होता है। लेकिन ये जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है, यह चाहे सरकारी मंडी हो या निजी मंडी हो, गन्ना से संबंधित, ये चाहे शुगर केन की सरकारी मंडी हो या निजी मंडी हो, उसको इतना देना ही होगा। तो मतलब जो MSP है वह सांविधिक नहीं है, मतलब कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ठीक है, और ये जो है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है वह कानूनी रूप से बाध्य है। ठीक है, इसको वैधानिक समर्थन मिलता है, FRP को, MSP को वैधानिक समर्थन नहीं मिलता है। यह केवल अनिवार्य देना है, अनिवार्य तो दोनों है, यह देना है, यह जरूर देना है, आप ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो उसी आधार पर चूंकि ये CACP ही जारी करता है सबके लिए, इसीलिए यहाँ पे 24+1 लिखा गया है। इसमें 24 जो है हमारे क्रॉप्स हैं और 1 जो है हमारा गन्ना है, और इन 24 को भी 22+2+1 के रूप में लिखा गया है। ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि क्यों लिखा गया है, हमने आगे विस्तार से, चूंकि जब वो क्रम आएगा तो उसमें उसके अंतर्गत हम देखेंगे। अब देखिए, अगर बात करें तो जो ये CCEA है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, यह 22 फसलों के लिए अनाउंस करती है। 22 फसलों के लिए यह अनाउंस करती है। दो फसलों में, जैसे एक तोरिया हो गया और खोपरा, 2 फसल ये हुए। 22 फसलों के लिए अनाउंस कितने फसलों के लिए करती है? 22 फसलों के लिए। ठीक है, 22 क्रॉप्स के लिए अनाउंस करती है। इनमें से 2 फसल में हम, एक तोरिया हो गया और दूसरा क्या हो गया? कोपरा हो गया। ठीक, कोपरा या छिलका रहित नारियल हो गया। ठीक है, डी हस्क्ड नारियल,
कोकोनट, ठीक है, डी हस्क्ड कोकोनट, ये हो गया, ठीक है। इनका जो प्राइस होता है ये रैपसीड या सरसों, रैपसीड या सरसों के एमएसपी के अनुसार फिक्स होता है, इसलिए यहाँ पे 24 लिखा गया। मतलब घोषणा केवल 22 की होती है, दिया जाता है 24 को। और एक फसल जो है गन्ना है, जिसे कि कई बार व्यावसायिक फसल में भी शामिल किया जाता है, उसका भी जो ये प्राइस होता है एफआरपी, यह सीएसीपी ही सिफारिश करता है, इसलिए यहाँ पे 25 लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम 25 फसलों की बात करें, 25 फसलों की बात करें तो इसमें 7 अनाज हो गए, 8 तिलहन हो गए, 5 दलहन हो गए और 5 व्यावसायिक फसल हो गए। 5 क्या हो गए? व्यावसायिक फसल हो गए, ठीक है। तो अनाजों में देख लेते हैं, धान शामिल है, गेहूं शामिल है, मक्का शामिल है, बाजरा शामिल है, ज्वार शामिल है, रागी शामिल है और जौ शामिल है। पूछ सकता है कि किन अनाजों को एमएसपी प्रदान किया जाता है, तो धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ, ये 7 अनाज है जिनको एमएसपी दिया जाता है। 8 तिलहन है। 8 तिलहन कौन कौन से हैं? सरसों या रेपसीड हो गया, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम के बीज, तोरिया और निगर के बीज। तोरिया, ध्यान रखिएगा, तोरिया हमने क्या बोला था? तोरिया और डिहस्क्ड कोकोनट का जो प्राइस होता है, एमएसपी होता है, वह सरसों या रैपसीड के एमएसपी के आधार पर फिक्स्ड होता है। तो इसलिए घोषणा केवल 22 फसलों के एमएसपी की होती है और कवर कितने को करता है? 24 को करता है। एक गन्ना का, शुगर केन का क्या होता है? एफआरपी होता है। एक शुगर केन का क्या होता है? एफआरपी होता है, ठीक है। अब देखिए 5 दलहन कौन कौन से हैं? चना, अरहर, अरहर को कई बार तुअर भी लिख देता है, तुअर भी लिख देता है, ठीक है, तुअर लिख देता है। उड़द, मूंग और मसूर। चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर, ठीक है। और ये 5 व्यावसायिक फसल, कई बार आपको 4 भी लिखे मिलेंगे, ठीक है। तो 5वां कौन है मैं बता दूंगा। कच्चा कपास है, कच्चा जूट है, खोपरा या छिलका रहित नारियल या डिहस्क्ड कोकोनट हो गया, तीसरा हो गया। वर्जीनिया फ्लूक्योर टोबैको या वीएफसी टोबैको। और यहाँ पे देखिए एक ग्रीन में लिखा गया है गन्ना, जिसको कि एफआरपी दिया जाता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में, एफआरपी उचित और लाभकारी मूल्य प्रदान किया जाता है, एफआरपी गन्ना। ये 5वां, ये चूंकि व्यावसायिक भी है इसलिए इसे यहाँ पे शामिल किया गया। अब हम इसको सीजन के रूप में देखेंगे विस्तार से। देखिए कितना कवर कर रहे हैं। अनाज के रूप में किन चार क्षेत्रों की फसलों को दिया जाता है एमएसपी? तो अनाज को दिया जाता है, तिलहन को दिया जाता है, दलहन को दिया जाता है और वाणिज्यिक या व्यावसायिक फसल को दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, सब्जियों को नहीं दिया जाता है, मतलब बागवानी फसल को नहीं दिया जाता है एमएसपी। अब देखिए माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए भी एमएसपी है, लेकिन वो दूसरा है, ठीक है, वो ट्राइबल्स अफेयर्स के मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, कभी उस पर भी हम बात करेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें सीजन वार एमएसपी की, तो ध्यान रखना है कि खरीफ के 14 फसलों को और रबी के 11 फसलों को दिया जाता है, ठीक है। इसमें गन्ना शामिल किया गया है, तब 11 है, ठीक है। इसमें गन्ना का एक क्या शामिल किया गया? एफआरपी शामिल किया गया है, तब 11 है। अगर गन्ना को निकाल दिया जाए तो यहाँ 10 बचेंगे। ये ध्यान रखना है, हर समय ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए खरीफ में इसमें जायद हो गया एक। जायद का फसल कब लगाया जाता है? जायद का फसल गेहूं की कटाई और धान की बुआई के पहले की जो फसल होती है वो जायद के फसल कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये जायद को नहीं दिया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। एमएसपी जायद के फसलों के लिए नहीं होता है, खरीफ के और रबी के फसलों के लिए होता है। 14 खरीफ के फसल शामिल है और 11 रबी के फसल शामिल है। कौन कौन से फसल हैं? सीजन वार भी आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से खरीफ का वह कौन सा फसल है जिसे एमएसपी दिया जाता है। अब चूंकि कौन सा फसल किस सीजन में होता है, किस सीजन से संबंधित है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप उसका उत्तर नहीं कर पाएंगे, तो ये हमें देखना है। जैसे अब देखिए क्या है, चावल है। कई बार एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है यह भी पूछ लेता है, यूपीपीसीएस के परीक्षा में पूछा गया था। तो चावल और गेहूं का मुख्य रूप से पूछा करता है। तो अब देखिए चावल का यदि हम देखें तो चावल का एमएसपी जो 2021-22 में था
वह 1940 रुपये था, प्रति क्विंटल था। और 2022-23 के लिए जो चावल का रेट है वह 2040 रुपये प्रति क्विंटल है। ठीक है, हमें ध्यान रख लेना है कि 2021-22 में कितना था, 1940 रुपये था। 2022-23 में कितना है, 21-22 में कितना था, 1940 रुपये था। और 2022-23 में 2040 रुपये है। 100 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है प्रति क्विंटल, 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी करी गई है। अब चावल के बाद कौन कौन से फसल खरीफ में शामिल हैं, तो ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग और उड़द शामिल है। इसके बाद मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, नाइजर बीज और कपास शामिल है। ये खरीफ के फसल हो गए। अब ध्यान देना है कि जो सूरजमुखी है वह खरीफ में भी शामिल है और कहाँ शामिल है, रबी में भी शामिल है। खरीफ में भी शामिल है और रबी में भी शामिल है, यह ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए रबी के फसलों में कौन कौन से हैं। गेहूं हो गया, वर्ष 2021-22 में गेहूं के लिए जो एमएसपी तय किया गया था वो 1975 रुपये प्रति क्विंटल था। देखिए सरकारी मंडियों में अब जैसे आप धान बेचने जाते हैं तो वहाँ पे तो कीमत निश्चित है, लेकिन कई बार जब आप गांव के साहूकारों को धान बेचते हैं, अपना गेहूं बेचते हैं, तो एमएसपी से कम रेट देते हैं। यही कारण है कि ये केवल सरकारी मंडियों पे एमएसपी लागू होता है, निजी मंडियों पे लागू नहीं होता है। जबकि जो एफआरपी है वो सरकारी और निजी दोनों मंडियों पे लागू होता है। यही दोनों का मुख्य अंतर है। एमएसपी और एफआरपी का मेन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अब 11 फसल कौन कौन से हैं गेहूं के अतिरिक्त, 10 फसल और कौन कौन से हैं रबी के। देखिए जौ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, सरसों हो गया या रेपसीड हो गया, सूरजमुखी हो गया, सूरजमुखी खरीफ में भी शामिल है, कुसुम हो गया और तोरिया हो गया, छिलका रहित नारियल या खोपरा हो गया, डिहस्क नारियल जिसको कहते हैं, ये हो गया, पटसन या जूट हो गया, और मतलब पटसन या कच्चा जूट हो गया, और गन्ना हो गया। गन्ना जिसको कि एफआरपी दिया जाता है। हर समय ध्यान रखिएगा, गन्ना मतलब एफआरपी, तुरंत आइएगा, एमएसपी नहीं एफआरपी, लेकिन उसको इसी के साथ ही रखा जाता है क्योंकि CAC इसको वो करती है, रिकमेंड करती है। ठीक है, और CCEA इसको लागू करती है, इसीलिए उसको साथ रखा जाता है। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार जो दूध है, दुग्ध के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दुग्ध के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। चीनी और मछली के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि अंडे के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान। जब हम इन स्थानों की बात कर रहे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ये हम विश्व के संदर्भ में कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग क्या है, तो देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है कपास उद्योग, जबकि देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। भारत, यहाँ पे जब चीनी उद्योग की बात चल रही है तो भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश है। अगर हम वनस्पति तेल की बात करें तो भारत विश्व में सर्वाधिक वनस्पति तेल का आयातक देश है, जबकि भारत विश्व में वनस्पति तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। अगर हम रोजगार सृजन की बात करें तो भारत में सबसे अधिक जो रोजगार देता है, रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, वह कृषि है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कपड़ा उद्योग है। दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कपड़ा उद्योग है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार सड़क की बात करें और रेलवे की बात करें तो सड़क के संदर्भ में पहले हम देख लेते हैं, फिर हम रेलवे के संदर्भ में देखेंगे। तो 2020-21 में इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 2020-21 में हम प्रतिदिन 36.5 किलोमीटर या 36.5 किलोमीटर सड़क निर्माण करते थे। 2020-21 में अगर हम बात करें कुल सड़क निर्माण की तो कुल 13,327 किलोमीटर हमने सड़क निर्माण किया। और अगर हम बात करें कि विश्व में सड़कों की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व में जो सड़क नेटवर्क है, सड़क नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। कुल लगभग 64.64 लाख किमी हमारे पास, भारत के पास सड़कों का नेटवर्क है, या सही बोले तो 64.45
लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। अगर यहीं पे देख ले कि विश्व का सबसे ज़्यादा सड़क नेटवर्क किसके पास है, तो वो यूएसए के पास है। ठीक है, अब हम रेल की बात करें तो भारत में जो रेलवे नेटवर्क है वह 68,102 किलोमीटर का हमारा रेलवे नेटवर्क है। 68,102 किलोमीटर का हमारा रेलवे नेटवर्क है, और इतने नेटवर्क के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा करी हुई है, और इस शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 2023 तक 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य की घोषणा करी हुई है, जो हम बिल्कुल निकट हैं। 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने के बिल्कुल निकट है भारतीय रेलवे वर्ष 2022-23 में। अगर हम सेवा व्यापार की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अंतर्गत, तो हमने सेवा व्यापार की बात करें, सेवा क्षेत्र के व्यापार की बात करें, हमने कितना सेवा का आयात किया, कितने सेवा क्षेत्र का हमने निर्यात किया। ठीक है, तो अगर हम बात करें निर्यात की, हमने कितने सर्विसेज विदेशों को, फॉरेन कंट्री को हमने क्या किया है, निर्यात किया है। ठीक है, तो 177.7 बिलियन यूएस डॉलर, 177.7 बिलियन यूएस डॉलर का हमने सेवा निर्यात किया है। हमने किन क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं, किन क्षेत्रों में हमने सेवाएं दी हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो शीर्ष सेवा निर्यातक क्षेत्र हैं, कंप्यूटर का क्षेत्र है। टोटल सर्विस एक्सपोर्ट का 80%, TSE का 80% कंप्यूटर के क्षेत्र में सेवा निर्यात किया गया है, फिर व्यवसाय है और फिर परिवहन है। ठीक है, अगर हम सेवा आयात की बात करें तो 103.3 बिलियन यूएस डॉलर, 103.3 बिलियन यूएस डॉलर का हमने सेवा आयात किया है। जो अगर हम सेवा क्षेत्र के आयात 3 शीर्ष क्षेत्रों की बात करें कि किस क्षेत्र में हमने विदेशों से सेवाएं आयात करी है या विदेशी व्यक्तियों की सेवाएं ग्रहण करी हैं, तो पहला जो क्षेत्र है वह व्यापार का क्षेत्र है, बिजनेस का क्षेत्र है। TSI मतलब टोटल सर्विस इंपोर्ट का 75% हिस्सा हमने व्यापार के क्षेत्र में आयात करी है, फिर परिवहन का क्षेत्र है और फिर यात्रा का क्षेत्र है। अगर हम रेमिटमेंट की बात करें, ठीक है, प्रेषण की बात करें, प्रेषण का मतलब ये होता है कि विदेशों, भारत के जो लोग, भारतीय नागरिक जो विदेशों में कार्य करते हैं, तो जो भारत को धन प्रेषित करते हैं, उसका मतलब होता है रेमिटमेंट। ठीक है, तो ये प्रेषण की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। यह 2008 से लगातार है 2022 तक। ठीक है, अभी तक लगातार है 2008 से। दूसरा सर्वाधिक जो प्रेषण प्राप्त होता है चीन को प्राप्त होता है, और तीसरा सर्वाधिक प्रेषण जो प्राप्त होता है वह मैक्सिको को प्राप्त होता है। यह विश्व बैंक के डेटा के अनुसार है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम वन क्षेत्र की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे, देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट अलग है और इकोनॉमिक सर्वे का वन क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट अलग है। हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट पर विस्तार से बात करी हुई है, बिल्कुल विस्तार से बात करी हुई है अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में। तो आपको कोई भी वहाँ पे मतलब कोई भी आपका क्वेरी हो या कोई भी आपकी समस्या हो तो आप वो वीडियो जाकर देखें, फॉरेस्ट रिपोर्ट की विस्तार से चर्चा करी हुई है, आपको उसमें आपका उत्तर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो भारत जो है, भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के आधार पर हम बात कर रहे हैं। भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। कभी परीक्षा में पूछे तो इसी सर्वे के हिसाब से पूछेगा, आपको यही उत्तर देना है। जरूरी नहीं है कि उसमें वह लिखे ही कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। कभी आपसे पूछे कि भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है या देश कौन सा है, तो भारत है। आपका उत्तर ये होगा। सबसे पहला सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है, किस देश के पास वन क्षेत्र है सबसे अधिक विश्व में? रूस के पास है, दूसरा ब्राजील है और तीसरा कनाडा है। ठीक है, और भारत 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। अब देखिए भारत के पास क्या है, भारत के स्वयं के भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का वो है, कुल भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें 24.8
5 या 6%, ध्यान नहीं आ रहा लेकिन 24 पॉइंट समथिंग है, इतना प्रतिशत भारत का वन क्षेत्र है। ठीक है, तो स्वयं के भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। ठीक है, स्वयं के भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। वैसे भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। प्रतिशत के आधार पे 8वां स्थान है, क्षेत्रफल के आधार पे 10वां स्थान है। विश्व में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाले देश की यदि हम बात करें तो ब्राजील है 59%, फिर पेरू है और कांगो रिपब्लिक है। तीसरा देश कौन सा है? कांगो रिपब्लिक है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है 2021-22 की 2010 और 2020 के दौरान, 2010 से 2020 के दौरान हमने, भारत ने अपना वन क्षेत्र विश्व की दृष्टि से, जैसे कि विश्व ने अगर 2010 और 2020 के दौरान विश्व में जितना भी जिन देशों में वन क्षेत्र की वृद्धि हुई उसमें भारत का तीसरा स्थान है। भारत से अधिक वन क्षेत्र करने वाले, अपने वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले 2 अन्य देश हैं और भारत का स्थान तीसरा है। तो भारत अपना वन क्षेत्र बढ़ाने की दृष्टि से तीसरा स्थान है भारत का। वर्ष 2011 से 21 के दौरान, वर्ष 2011 से 21 के दौरान भारत का जो फॉरेस्ट कवर है, वन क्षेत्र है, उसमें 3% की ग्रोथ हुई है, 3% की वृद्धि हुई है। भारत का कुल वन आच्छादित क्षेत्र विश्व के वन क्षेत्र का कितना है? 2% है। भारत का कुल वन आच्छादित क्षेत्र विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% है। भारत ने अपने भौगोलिक क्षेत्र में का जो वन प्रतिशत है उसके परसेंटेज के आधार पर विश्व में उसका 8वां स्थान है और भारत में जो वन क्षेत्र है उसके क्षेत्रफल के आधार पे विश्व में 10वां स्थान है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और वन क्षेत्र बढ़ाया है, वन क्षेत्र बढ़ाने में भारत का तीसरा स्थान है 2010 से 2020 के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार, चूंकि इसी के अंतर्गत बात कर रहे हैं, तो गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है और भारत की जल संसाधन में गंगा नदी का जो योगदान है वह 28% है। गंगा नदी देश के 1/4 या 1/4 भू क्षेत्र को कवर करती है, गंगा नदी बेसिन। और जो ये 1/4 भू क्षेत्र है, 1/4 भू क्षेत्र की रहने वाली समस्त आबादी का 43% आबादी सीधे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर गंगा नदी बेसिन से प्रभावित होता है, गंगा नदी बेसिन से कवर होता है। ठीक है, बात कर ले, चूंकि नदी की बात हो रही है तो यहीं पे हम बात करते हैं एक अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 की। लगभग यह 100 वर्ष से अधिक का पुराना है। तो अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 से क्या कर दिया गया है? प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, क्यों? इसका मतलब यह है कि इसके स्थान पर अब यह आ गया है, अधिनियम आ गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हवाले से अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। जेनरिक दवाओं की आपूर्ति में भारत सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। भारत सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है और इसमें कुल आपूर्तिकर्ता में 20% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है और मार्च 2021 तक भारत में 1200.88 मिलियन टेलीफोन उपयोगकर्ता थे। 1200.88 मिलियन टेलीफोन उपयोगकर्ता थे। टेलीफोन कनेक्शन था, इसका मतलब यह है। ठीक है, टेलीफोन कनेक्शन था। 45% इस 1200 या लगभग 1300 मिलियन हम देख ले, 1200.88 हो गया तो 1300 मिलियन लगभग हम देख लेते हैं। तो इस 1300 मिलियन के जो उपयोगकर्ता हैं, टेलीफोन उपयोगकर्ता, उसके 45% आबादी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, जबकि 55% उपयोगकर्ता शहरी क्षेत्र से संबंधित है। जून 2021 तक भारत में 833.71 मिलियन इंटरनेट उपभोगकर्ता थे। 833.71 मिलियन इंटरनेट उपभोग करता थे।
अगर हम स्टार्टअप्स की बात कर लें, परीक्षाओं में चूंकि यूनिकॉर्न क्या हुआ, ठीक है, सोनिकॉर्न क्या हुआ, इसके बारे में तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टअप्स की बात कर लेते हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे में बात करी गई है। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत में जो कुल स्टार्टअप्स हैं वो 14,000 स्टार्टअप्स हैं, कुल स्टार्टअप्स 14,000 स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। भारत की जो स्टार्टअप राजधानी है अब दिल्ली हो गई है। भारत की स्टार्टअप राजधानी क्या हो गई है? दिल्ली हो गई है। पहले क्या थी? बेंगलुरु थी, ठीक है, पहले बेंगलुरु थी। ये 21-22 का जो ये है डाटा है, 14,000 स्टार्टअप स्कूल है हमारे पास। पहले स्टार्टअप राजधानी भारत की बेंगलुरु थी, अब भारत की स्टार्टअप राजधानी नई दिल्ली हो गई है, दिल्ली हो गई है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। पहले स्थान पे यूएसए है और दूसरे स्थान पे कौन है? चाइना है। अब हम यूनिकॉर्न की बात कर ले। यूनिकॉर्न स्टार्टअप किसे कहे जाते हैं? तो $1 बिलियन से अधिक, मतलब $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनी को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। वर्ष 2021 में भारत में 44 स्टार्टअप्स क्या बनी? यूनिकॉर्न बनी, ठीक है, यूनिकॉर्न बनी। अब सितंबर 7 सितंबर का ये डाटा है। 7 सितंबर 2022 तक भारत में जो कुल यूनिकॉर्न की संख्या है वो 107 पहुंच चुकी है। 7 सितंबर 2022 तक 107 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। 2021 में 44 यूनिकॉर्न थे। अब देखिए 107वां यूनिकॉर्न कौन बना? तो 107वां यूनिकॉर्न जो बना वो टाटा 1mg बना। टाटा 1mg 107वां यूनिकॉर्न है। सितंबर 2022 तक, वर्ष 2022 में कुल 22 नए यूनिकॉर्न शामिल हो चुके हैं। मतलब सितंबर 2022 तक यदि हम कुल यूनिकॉर्न की संख्या देखें तो 107 हो चुके हैं। 107वां जो हुआ है वह टाटा 1mg हुआ है। सितंबर 2022 तक, वर्ष 2022 में कुल 22 नए यूनिकॉर्न शामिल हो चुके हैं। 2021 में 44 यूनिकॉर्न कंपनियां स्थापित हुई थी या 44 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र को देख ले। अंतरिक्ष क्षेत्र को देख ले तो अंतरिक्ष क्षेत्र में कुल स्टार्टअप कितने हैं? इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर 101 हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में। 2021 में 47 नई स्टार्टअप कंपनियां बनी थी अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अब अगर हम 2022 की बात करें तो पीआईबी जो सूचना विभाग है भारत सरकार का, पीआईबी कहता है कि 19 मई 2022 तक वर्ष 2022 में 55 नए अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स गठित हो चुके थे। 55, ठीक है। तो वर्ष मई 2022 तक का ये आंकड़ा है। मई 2022 में कितने? 55, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि अगर देखें अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान कितना है, तो भारत का योगदान 2% है। कुल $7 बिलियन का योगदान है भारत का, ठीक है। 2%, कितना? $7 बिलियन का योगदान है, ठीक है, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में। और सबसे अंतिम हम देखते हैं कोविड-19 से संबंधित इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। कोविड-19 से संबंधित हमने विस्तार से अध्ययन किया था इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे ने कब बताया कि किस माह में कोविड की प्रथम जो लहर थी वो चरम पे थी और दूसरी लहर चरम पर थी। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 कहता है कि वर्ष 2020 के सितंबर माह में कोविड की जो पहली लहर थी वह चरम पर थी और मई 2021 में जब ये कोविड की दूसरी लहर चरम पे थी। मई 2021 में कोविड की दूसरी लहर चरम पे थी। तो आज इसी के साथ बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित ये वीडियो समाप्त होता है। करंट अफेयर की श्रृंखला चलती रहेगी, चूंकि अब हम इसे यहीं पर रोककर जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों में जो विज्ञान से या साइंस से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं
हम उनका अध्ययन करेंगे, उनसे संबंधित उनके जो मानक उत्तरों के साथ साथ उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, किस क्षेत्र से प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं यह देखेंगे। उसके बाद हम वापस करंट अफेयर के मैराथन क्लासेस पे आएंगे, चूंकि परीक्षाएं निकट होंगी उस समय आपके मैराथन क्लासेस चलेंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे, इसके लिए एग्जाम्स IAS संस्था आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं देता है। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।